वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग द यूपीएससी डायरी। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज। काफ़ी प्यार मिल गया आपसे एंड कमेंट देख के बहुत अच्छा लगा। आई रियली वांटेड टू थैंक यू ऑल फॉर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स। सो या थैंक यू। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखो यार, इसमें क्या कह रहा है कि पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। जो इंसान होते हैं वो किसी भी कंट्री के सबसे बड़े रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ही होते हैं जो अवेलेबल रिसोर्सेज को अलग अलग रिसोर्सेज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आपको लैंड मिला, ठीक है, आपको लैंड मिला, लेकिन लैंड पे घर बनाने का काम किसका था? लैंड पे घर बनाने का काम ह्यूमन का था। उन्होंने डिज़ाइन किया, आर्किटेक्ट किया, डिफरेंट तरीके के इनोवेशंस किए। तो पीपल जो होते हैं वो नेशन के सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट, कहता है नेचर में जो भी अवेलेबल है वो सिग्निफिकेंट तभी होता है जब लोगों को वो यूज़फुल लगे। ये लोग ही होते हैं और उनके डिमांड्स होते हैं और उनकी एबिलिटीज़ होती है जो कि नेचर की ब्यूटी को भी रिसोर्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। इसलिए कहा है कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स? इट इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि किस तरीके से आप नेचर के रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर उस रिसोर्स को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ह्यूमन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल अवेलेबल ऑन द अर्थ। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या हुआ? अल्टीमेट रिसोर्स हुआ। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल। जो लोग हेल्दी होते हैं, एजुकेटेड होते हैं या मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, ये रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं अपनी नीड के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है बाकी सारे रिसोर्सेज की तरह, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है दुनिया में। मतलब जैसे मान लो मैंने कहा कि वाटर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर इंटेलिजेंट आदमी फैला हुआ है कि इंडिया में भी 5% इंटेलिजेंट है, यूएसए में भी 5% है, ठीक है, 5% लोग हैं जिनको इंडिया में ये करना आता है और 5% यूएसए में ऐसे हैं जिनको सेम चीज़ करना आता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पूरी दुनिया में ह्यूमन रिसोर्सेज का, ठीक है, क्योंकि सबके एजुकेशन लेवल क्या है बच्चा? सबके एजुकेशन लेवल डिफरेंट है, सबका एज एंड सेक्स डिफरेंट है, उनके नंबर्स डिफरेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदलते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में क्या कह गया है कि ये देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। तो इस पर वो ये कहती हैं हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक दे आर इन द होल वर्ल्ड, कि दुनिया में कितने लोग हैं आपको पता है? और इस पर ये कहता है देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास। ये कहता है मेरी क्लास में तो 30 है। और ये कहता है कि अराउंड 6.6 बिलियन पीपल है दुनिया में, ठीक है। तो टीचर कहती है हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स, आप इसको नंबर्स में कैसे लिखेंगे? और ये कहता है मेरे गांव में 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोग हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले ज़रा हम डू यू नो देख लेते हैं। कह रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMPKVY, ठीक है। PKVY क्यों है? प्रधानमंत्री पी से आ गया, के से कौशल, वी से विकास, वाई फॉर योजना। ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। इनका एम क्या था? एम था कि वो 1 करोड़ इंडियन यूथ मतलब आपके हो गए, यानी मान लो 16 से लेके 30 तो नहीं, 30 तो ज़्यादा हो जाएगा, 26-27 के एज ग्रुप को यूथ कहा जाता है, ठीक है। तो 2016 से लेके 2020 में इंडिया के अंदर जो है अप्रॉक्स 1 करोड़ इंडियन यूथ थे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का, PKVY का, कि इनकरेज करे एप्टीट्यूड टूवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स। मतलब ऐसे स्किल्स वो बनाएंगे जो हर इंसान जो है सीख सके, उसको क्वालिटी ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, ताकि जो भी एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स होते हैं जो डेली वेज पे काम करते हैं उनकी लाइफ थोड़ी बेहतर हो सके। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सर्फेस इज नोन एज अ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है कि जिस तरीके से दुनिया में लोग जो हैं फैले हुए हैं, स्प्रेड हो रखे हैं, इसको हम पढ़ते हैं द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। 90% से ज़्यादा जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो 30% लैंड सरफेस में रहती है। याद है हमने पढ़ा था साइंस में नहीं, शायद ज्योग्राफी के ही फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स में हमने पढ़ा था कि लैंड एंड चैप्टर 2 में पढ़ा था ना कि सिर्फ 30% लैंड ही अवेलेबल है ऑन अर्थ पे। उसमें भी कुछ ही पार्ट है जहाँ पे लोग रहते हैं,
सम इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड, कम पॉपुलेशन, सम इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का दुनिया में वो अनइवन है, मतलब एक जैसा नहीं है। कुछ एरियाज़ जो है वो उसमें बहुत भीड़ है, वेरी क्राउडेड यानी डेंसली पॉपुलेटेड। कुछ स्पार्सली पॉपुलेटेड है, स्पेयरली पॉपुलेटेड मतलब कम पॉपुलेशन है, जैसे लद्दाख, कश्मीर हो गया, इन सब जगहों पे। जो क्राउडेड एरियाज़ है आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। यानी क्या कह रहा है कि अगर वर्ल्ड के मैप में आप देखो बच्चे, वर्ल्ड में आप देखो तो साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोप में और नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ अमेरिका में आपको ज़्यादा क्या मिलेंगे, भीड़ मिलेगी, पॉपुलेशन मिलेगी। कुछ ही लोग होते हैं जो हाई लैटिट्यूड्स पे रहते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हाई लैटिट्यूड एरियाज़ में रहते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मतलब बहुत घने जंगल वाली आबादी में। ज़्यादातर लोग जो है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में रहते हैं। ये वर्ल्ड है, ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है, इसके नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटर के नॉर्थ में लोग रहते हैं कंपेयर टू साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल, कह रहा है पूरी दुनिया का 3/4 जो लोग हैं वो 2 कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, एशिया एंड अफ्रीका, बिकॉज दे आर वन ऑफ मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज आप कह सकते हो। दुनिया का जो दुनिया में जितने भी लोग हैं उसका 60% सिर्फ 10 कंट्रीज़ में रहते हैं, और उनमें से सारे ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। अंडरस्टूड? मतलब 10 कंट्री है, हर एक कंट्री में आप कह सकते हो बस सबको मिला दो तो अराउंड 100 मिलियन लोग हो जाते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो। अब यहाँ पे देखो दिखा लिखा है चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, हालांकि इसको इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है। तो चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड यहाँ दिखा रहा है इस फिगर में, फिर इंडिया, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन और जापान। ओके, पॉपुलेशन मिलियन में दिया है, कुछ इसका 13 पॉइंट्स में आएगा, इसका कुछ 12.1 या 2 होगा अप्रॉक्स। तो कह रहा है दुनिया की ज़्यादातर पॉपुलस कंट्रीज़ जो है यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर मैप में दे दिया। एग्जाम में पूछ सकता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, तो अगर टीचर ने करंट अफेयर बताया होगा तो वो कह देंगे कि इंडिया जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ गई है, बट अभी भी एनसीईआरटी के फिगर के हिसाब से चाइना ही चल रहा है। ओके, अब कह रहा है कि फिगर 5.1 को पढ़िए। फिगर 5.1 है ये रहा, वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट। विच कॉन्टिनेंट हैज़ ओनली, किस बताना है किस कॉन्टिनेंट में सिर्फ 5% पॉपुलेशन है, 5%। अब ये तो पूरा फिगर देखने के बाद 5 मतलब ओके, सो यहाँ पे एग्जैक्टली आप नहीं बता पाओगे इसमें, लेकिन 5 आप सबसे कम वाला रेड वाला है तो आप नॉर्थ अमेरिका कह सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन 12% वाला है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन तो आपका इधर ये येलो वाला हो गया जो एशिया साइड है, इस फिगर के हिसाब से। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी, ठीक है। अब इसमें पहले डू यू नो पढ़ते हैं। किसी भी इंडिया का जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन का वो है पर स्क्वायर किलोमीटर, हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है ये समझो। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है, क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ़ पीपल, कितने लोग एक यूनिट एरिया में अर्थ के सरफेस पर रह रहे हैं। समझ आया? इसको नॉर्मली पर स्क्वायर किलोमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दी होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन का है वो 51% पर स्क्वायर किलोमीटर है। कि ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसा मान सकते हैं कि हर स्क्वायर किलोमीटर पे 51 लोग रहते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, फॉलोड उसके बाद ईस्ट आता है, देन साउथ ईस्ट एशिया आता है, ठीक है। तो हाईएस्ट डेंसिटी किसका हो गया? आपका साउथ सेंट्रल एशिया हो गया, और उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया उसे फॉलो करता है। तो समझ आ गया पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक यूनिट एरिया में एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब ये दोनों देखो क्या बातें कह रहे हैं। क्या है जब व्हेन ऑल द 30 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट आवर क्लासरूम सीम्स वेरी क्राउडेड, बहुत भीड़ भाड़ का लगता है। बट जब सेम क्लास जो होती है स्कूल असेंबली हॉल में बैठती है तो ओपन, खाली एंड एम्प्टी लगता है। क्यों? क्योंकि ये कह रही है साइज़ और एरिया ऑफ द हॉल, जो हॉल का एरिया है, जो हॉल का साइज़ है वो ज़्यादा है
देन दैट ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम मान लो इतना है, हॉल इतना बड़ा है, तो अगर यहाँ पे 30 लोग रहेंगे तो क्राउडेड लगेगा, लेकिन यहाँ पे 30 लोग रहेंगे तो उतना क्राउडेड नहीं लगेगा। ओके, कह रहे हालांकि जब सारे स्कूल के स्टूडेंट उस हॉल में बैठ जाएंगे तब हॉल क्राउडेड लगना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से हो रखी है। पहला है जोग्राफिकल फैक्टर। देखो जोग्राफिकल फैक्टर में बच्चा हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी के बारे में। टोपोग्राफी का मतलब होता है पीपल, जो लोग होते हैं हमारे, वो हमेशा कहाँ रहना चाहते हैं, प्लेन्स पे। प्लेन्स मतलब जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या क्या आ गया, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़। सीधी लैंड होती है, यहाँ पे आसानी से कल्टिवेशन हो सकता है, फर्टाइल होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई प्लेन पे लोग रहना पसंद करते हैं कंपेयर टू माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, बिकॉज ये एरिया सुटेबल नहीं होती है फार्मिंग के लिए। माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज पे ना तो फार्मिंग हो सकती है, ना मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ना सर्विस एक्टिविटीज़ हो भी सकती है तो बहुत कम होती है। इसीलिए वजह से आपने देखा होगा अक्सर माउंटेन पे मैगी बहुत महंगी मिलती है। वाई? बिकॉज मैगी उनको नीचे से लाना पड़ता है ना, तो ट्रैवल कॉस्ट सब कुछ मिलके वो मैगी महंगी हो जाती है। अब क्या है, जो गंगा प्लेन्स है, गंगा नदी के किनारे वाले जो एरियाज़ हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ है पूरी दुनिया में, ठीक है। जबकि माउंटेन्स लाइक एंडेस, एल्प्स एंड हिमालयाज पार्शली पॉपुलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे कम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। क्लाइमेट की बात करते हैं, लोग अक्सर एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहना पसंद नहीं करते, अवॉइड करते हैं, जो कि हॉट और वेरी कोल्ड, या तो हॉट है, एक्सट्रीम है मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, या तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, पोलर रीजन्स हो गया, रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। तो ये सब ठंड वाले इलाके हैं। सहारा डेजर्ट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट वाले इलाके हैं, तो यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। ओके, सॉइल की बात करते हैं, तो अगला है सॉइल। सॉइल के लिए अगर आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फर्टाइल सॉइल जो होती है वो प्रोवाइड करती है सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। मतलब अगर आपका सॉइल फर्टाइल है, अच्छी है, जहाँ पे अच्छी खेती हो सकती है, अच्छा कल्टीवेशन हो सकता है, तो ये एक सही लैंड देगा एग्रीकल्चर। मतलब एक ऐसा लैंड होगा जहाँ पे आसानी से आप कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कर सकते हैं। फर्टाइल प्लेन जैसे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हो गया इंडिया में, वांगहे हो गया, चांगजियांग हो गया चाइना में, और नाइल हो गया इजिप्ट में, डेंसली पॉपुलेटेड है। अब ये सब देखो, इसके लोकेशंस आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र कहाँ मिलेंगे? इंडिया में। वांगहे और चांगजियांग कहाँ मिलेगा? चाइना में, ठीक है। और नाइल कहाँ मिलेगा बच्चा? इजिप्ट में। ये सारे डेंसली पॉपुलेटेड है। वाटर की बात करते हैं, लोग जो है उन एरियाज़ में रहना चाहते हैं जहाँ फ्रेश वाटर ईजिली अवेलेबल होती है। जो रिवर वैली यानी कि नदियों के पास की जो वादियाँ हैं दुनिया में, ये डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं, ठीक है। जबकि डेजर्ट में कम पॉपुलेशन पाई जाती है। मिनरल्स की बात करते हैं, वो एरियाज़ जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स होती हैं, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब मिनरल्स आपको आसानी से मिल जाते हैं, वहाँ पे भी पॉपुलेशन अच्छी होती है। उसके पीछे रीज़न भी है कि लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स कि उनको काम मिल गया है, उनको जो है मिनरल डिपॉजिट्स है तो मिनरल माइंस में उनको काम मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं रोज़गार, जॉब, एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया है। साउथ अफ्रीका की जो डायमंड माइंस है जहाँ से डायमंड निकाले जाते हैं, ऑयल की जो डिस्कवरी हुई मिडल ईस्ट में, इसके कारण उन एरियाज़ में ज़्यादा लोग सेटल हो गए। नेक्स्ट आता है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर में बच्चा देखो क्या है, सोशल का मतलब है वो एरियाज़ जहाँ पे घर अच्छे हैं, बेटर हाउसिंग है, एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है बहुत अच्छी है, वो डेंसली पॉपुलेटेड, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका होते हैं, वहाँ ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, जैसे कि पुणे हो गया। ओके, कल्चरल की अगर मैं बात करूँ तो वो जगह है जहाँ पे रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जैसे कि मान लो वाराणसी हो गया, जेरूसलम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया। वाराणसी आपको पता ही होगा, वहाँ पे एक 80 घाट है, 80 घाट, हाँ 80 घाट है, बहुत सारी घाट्स हैं, नदियों के किनारे ये वाराणसी है, गंगा नदी वहाँ से बहती है। तो बनारस है ना, तो बनारस जो है वहाँ पे लोग रहना चाहते हैं, है ना। बिहार में भी लोग जो है रहना चाहते हैं वहाँ, हालांकि वहाँ रोजगार बहुत ख़राब है। लेट्स सी जो नई गवर्नमेंट आने वाली है वो क्या करेगी, वैसे पता नहीं नई गवर्नमेंट क्या आएगी। खैर वी आर नॉट गो टू द पॉलिटिकल एजेंडा, लेट्स स्टिक बैक टू द टॉपिक। आई एम रियली सॉरी, मैं बीच बीच में कहीं ना कहीं से ले आती हूँ टॉपिक्स, बट क्या करूँ अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या एक जोक्स अपार्ट, तो क्या है कल्चरल में क्या है, वो जगह जहाँ पे जिसका रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है वो ज़्यादा लोग को अट्रैक्ट करता है। वाराणसी,
इंडिया की एग्जांपल हो गई, जेरूसलम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू में देखूँ तो इंडस्ट्रियल एरियाज, वो एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे लोग रहना इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है, लोगों को ज़्यादा जॉब मिल जाती है ना। तो दैट्स वाई लोग रहना चाहते हैं। पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। ओसाका नाम की एक जगह है जापान में, और इंडिया में मुंबई नाम की एक जगह है जो कि टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अब पढ़ते हैं ग्लॉसरी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बच्चा देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। हम कहते हैं ना एक इंसान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, एक इंसान 100 साल जीता है, वैसे उसकी उम्र तो होती है कि 100 ईयर्स तक होती है, लेकिन एवरेज कितना लोग जी पाते हैं उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो जैसे पोल्यूशन वाले जो लोग जहाँ पर रहते हैं पोल्यूशन में, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी नहीं होती है, वो 55, 55 to 60 तक भी सर्वाइव कर ले, बहुत बड़ी बात होती है। ओके, सो ये हो गया। लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलेशन चेंज। तो देखो, पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। पहले कितना था, अब कितना था, एक स्पेसिफिक 1 साल का टाइम, स्पेसिफिक टाइम का मतलब हुआ आपको 1 ईयर का टाइम दे दिया। 1 ईयर के अंदर में मान लो दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में सपोज़ करना दिल्ली में 100 लोग थे 2024 में, और 99 हो गए 2025 में, ठीक है, या मान लो 80 हो गए 2025 में, तो इसको कहेंगे पॉपुलेशन में बदलाव। बढ़ भी सकता है, हो सकता है 2025 में 108 हो जाए, तो इट कैन चेंज, या तो नीचे जाएगा ग्राफ या तो ऊपर जाएगा। तो जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं है, एक जैसी नहीं रहती। इट हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड एज सीन इन द फिगर 5.3। यहाँ पे देखो 5.3 में है, देख लो। 500 BC में 100 मिलियन पीपल लोग थे, 1000 में 265 मिलियन, कम ज़्यादा बढ़ते गए, और अभी करंट में देखोगे तो 8525 मिलियन जो है करंट रैंक कहा गया है 2025 में। ओके, ये फिगर देख लेना, 8525 मिलियन। तो क्या ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। इंसान पैदा होते हैं तो मरते भी हैं, पर हर मिनट अगर लोग मर गए हैं तो हर मिनट एक नया बेबी बॉर्न भी हो रहा है ना। तो जो पॉपुलेशन चेंज है वही है कि चेंज हो रहा है नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अगर बहुत बड़े इतिहास की मैं बात करूँ, ठीक है, टिल 1800 की अगर मैं बात करूँ, तो दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो स्टेडिली ग्रो की, धीरे धीरे जो है मतलब स्टेडिली बट स्लोली पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ वर बॉर्न, बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, लेकिन जल्दी मर भी गए। तो दिस वॉज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। और ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतनी ज़्यादा बर्थ के बाद इतनी डेथ हुई? बिकॉज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। हेल्थ फैसिलिटी थी नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। फूड जो था वो अवेलेबल नहीं था लोगों, हर इंसान के लिए। फार्मर्स जो थे वो इतना भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे कि कम से कम अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को भी वो मीट कर पाए, है ना। तो मतलब जितने लोग थे उतना प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था। ओके, उतना जो फार्मर्स थे वो प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो था वो काफ़ी कम हो गया। इन 1804 की अगर मैं बात करूँ तो जो दुनिया की पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन पहुँच गई। मतलब 155 ईयर्स लेटर 1959, 1804 था और ये 1959 है। ओके, तो अराउंड 155 ईयर्स के लेटर 1804 है, फिर 1959 है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 155 ईयर्स का डिफरेंस है। तो वही कह रहे हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन 3 बिलियन पहुंच गई। समझ गए? 1804 में कितना था? सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन था, लेकिन 1959 में कितना हो गया? 3 बिलियन हो गया। और ऐसा इसी वजह से भी होता है ड्यू टू ये जो है इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। ओके, कारण बहुत से हो सकते हैं कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ाया, क्यों लो हुआ, ठीक है। बेटर फूड फैसिलिटी हो गया होगा, फार्मर सब ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे होंगे, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई होगी, तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई, और इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। 1919 में 40 ईयर्स लेटर, यानी 1959 और 1999 में कितने का डिफरेंस है बच्चा? 40 ईयर्स का डिफरेंस है। और 40 साल के बाद पॉपुलेशन दोगुनी हो गई, डबल हो गई। कितनी? 3 मिलियन से 6 बिलियन हो गई।
और इसके पीछे जो मेन रीज़न था इस ग्रोथ का वो ये था कि बेटर फूड सप्लाईज हो गया, मेडिसिन आसानी से अवेलेबल हो गई, डेथ रेट कम होने लगे, लोग जो मर गए थे उनकी जो नंबरिंग थी वो कम हो गई, लेकिन जो नंबर ऑफ़ बर्थ था वो फेयरली हाई था, स्टिल रिमेन फेयरली हाई, अच्छा खासा बेबी बॉर्न हो रहा था। बर्थ को हम, जो बर्थ होता है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बर्थ रेट। व्हाट इज़ बर्थ रेट? ये सब क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा। व्हाट इज़ बर्थ रेट? बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। 1000 में कितने बच्चे थे जो लाइव थे, अलाइव थे, ठीक है, उसको कहते हैं हम बर्थ रेट। डेथ को हम कैसे मेज़र करते हैं? डेथ रेट से। द नंबर ऑफ डेथ पर 1000, 1000 में कितने लोग मर गए उसको डेथ रेट कहेंगे। 1000 में कितने बच्चे पैदा हुए, दैट इज़ नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। जैसे ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया में कितने लोग अंदर आए और कितने लोग बाहर गए, इसको कहेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन के कई रीजंस हो सकते हैं। माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्यों जाता है आदमी? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए जाता है ना, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाता है, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए जाता है, ठीक है। तो इसके कारण से जैसे एक गांव से कोई शहर में आ गया, क्यों आ गया? फॉर अ बेटर लाइफ स्टैंडर्ड। तो वो उस गांव से जब वो शहर में आया तो माइग्रेट कर गया, माइग्रेट आउट हो गया, मतलब बाहर आ गया। लेकिन वही इंसान शहर की ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी उसको गांव की लगी, तो वापस जिस गांव से आया था उसी गांव में वो चला गया, ठीक है। ए गांव से आया और बी शहर में गया, तो बी वापस ए में, बी शहर से ए गांव में वापस आने का जो प्रोसेस था इसको हम कहेंगे माइग्रेशन इन। अंदर आ गया, वापस बाहर चला गया, मतलब जहाँ था वहाँ से बाहर चला गया। बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। असली कॉज क्या है पॉपुलेशन में बदलाव का? क्यों होता है पॉपुलेशन में बदलाव? बर्थ के कारण और डेथ के कारण। ये जो डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट होता है इसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं, ठीक है। मतलब मान लो बर्थ रेट था 108 और डेथ रेट था 27, सपोज 37 भी कर सकते हैं। तो इसको जब आप माइनस करोगे, ठीक है, 71 हो गया, इसको माइनस करके, तो 71 क्या हुआ? नेचुरल ग्रोथ रेट। तो बर्थ एंड डेथ जो है किसी भी पॉपुलेशन चेंज का बदलाव होता है, और डिफरेंस बिटवीन दी बर्थ रेट एंड दी डेथ रेट, डेथ रेट और बर्थ रेट को माइनस जब करोगे किसी भी कंट्री में तो आपको क्या मिलेगा? नेचुरल ग्रोथ रेट मिलेगा। पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है वर्ल्ड में, दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। बढ़ती नेचुरल ग्रोथ के कारण, नेचुरल ग्रोथ रेट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इट इज़ ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड। अब हम यहाँ पे देखो क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कब होगा? जब डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है। बर्थ रेट इज़ मोर देन डेथ रेट, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। बर्थ रेट डेथ रेट सेम है तो पॉपुलेशन सेम रहेगा, और डेथ रेट ज़्यादा हो गया तो पॉपुलेशन कम हो जाएगा। यानी लोग ज़्यादा मर गए हैं तो पॉपुलेशन घटेगा, लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, ज़्यादा बर्थ रेट है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेशन एक अलग तरीका है जिसमें पॉपुलेशन का साइज़ बदलता है। लोग जो है एक कंट्री के अंदर मूव करते हैं या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, बिटवीन दी कंट्रीज़ मूव करते हैं। तो अब आता है दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट्स के बारे में। तो देखो यार, इमिग्रेंट्स क्या होता है? ई से याद रखना, ई फॉर एग्ज़िट होता है ना, कभी भी आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो एग्ज़िट करते हो, तो ई से एग्ज़िट होता है। तो एमिग्रेंट क्या होगा? वो लोग जो कंट्री छोड़ेंगे तो उसको हम एमिग्रेंट कहेंगे, और वो लोग जो कंट्री के अंदर आएंगे उसको इमिग्रेंट्स कहेंगे। इंडिया के अंदर कोई आ रहा है तो इमिग्रेंट है, और इंडिया से बाहर जा रहा है तो एमिग्रेंट है। इमी और एमी, ई फॉर एग्ज़िट तो एमिग्रेंट हो गया, इमी इन होता है, इन मतलब अंदर, तो इन से ये वर्ड आ गया इमिग्रेंट्स, ठीक है। चलो इतना तो समझ आ गया होगा। कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी इमिग्रेशन, उस कंट्री के अंदर लोग ज़्यादा आते हैं। सूडान जो है वो एक कंट्री का एग्जांपल है जिसमें पॉपुलेशन की जो नंबर्स है वो कम हो रही है ड्यू टू आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन, लोग बाहर जा रहे हैं, कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में बस जाते हैं ड्यू टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़।
General trend of international migration is from the less developed nation to the more developed nation in search of better employment opportunities. जो है इंटरनेशनल माइग्रेशन क्यों होता है? इंडिया का लोग कनाडा में जाके बस गया, यूके में जाके बस गया, क्यों बस गया? या इंडिया की एग्जांपल नहीं दो, मान लो कोई कंट्री है जो लेस डेवलप्ड है, कम डेवलप्ड है, वहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो लेस डेवलप्ड कंट्री के लोग मोर डेवलप्ड नेशन में चले जाते हैं बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए. विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम द रूरल टू. अब क्या है, कंट्री के अंदर भी लोग गांव से शहर में मूव करते हैं एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ ढूंढने के लिए. तो इमिग्रेशन समझ आ गया. व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री, तो इमिग्रेशन, जब एक पर्सन कंट्री छोड़ देता है तो इमिग्रेशन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन. सो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो दुनिया में वराई करती है, मतलब एक जैसी नहीं है, चेंज होती रहती है. ठीक है, अलग अलग होती है. हालांकि द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज़ राइजिंग रैपिडली. दुनिया की जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन दुनिया की जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. तो सारी कंट्रीज़ में ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं किया जा रहा है. कुछ कंट्रीज़ है जैसे केन्या, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है. ठीक है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, तो यहाँ पे हाई बर्थ रेट है और डेथ रेट भी ज़्यादा है. जितनी ज़्यादा बर्थ है, बर्थ रेट भी हाई, और डेथ रेट जो लोग मर गए हैं वो भी हाई है. नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, अगर उन्होंने हेल्थ केयर इम्प्रूव कर दिया, डेथ रेट्स जो है वो गिर जाएगा, लेकिन बर्थ रेट तो फिर भी हाई रहेगा, जिसके कारण हाई ग्रोथ रेट होगा. दूसरी कंट्रीज जैसे यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रहा है बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ रेट है और लो बर्थ रेट है. तो किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नीचे कब जाएगा? जब डेथ रेट भी लो होगा और बर्थ रेट भी लो होगा. ओके, अब यहाँ देखो पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात कर रहे हैं. कोई कंट्री में कितना क्राउड है, किसी कंट्री में कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, इससे हैज़ लिटिल टू डू विथ इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री से लेना देना नहीं है. उस कंट्री का क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उससे वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कंट्री में कितने लोग हैं. यानी कि एग्जांपल दो, बांग्लादेश और जापान दोनों ही बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन जापान काफ़ी इकोनॉमिकली डेवलप्ड है कंपेयर टू बांग्लादेश. टू अंडरस्टैंड द गोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़. अगर आपको समझना है कि इंसान एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा उनकी क्वालिटीज़ के बारे में. लोग वराई करते हैं, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, एज उनकी डिफरेंट होती है, सेक्स डिफरेंट होती है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर है. लिटरेसी लेवल, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, कोई एवरेज पढ़ा लिखा है. हेल्थ कंडीशन, किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है, किसी की हेल्थ ख़राब है, किसी की हेल्थ बैलेंस है. ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल, ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ पाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है. पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, कि किसी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा. कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हमें ये जानने में हेल्प करता है कि कितने मेल और फीमेल किस एज ग्रुप के वो बिलोंग करते हैं, कितने एजुकेटेड वो है और किस तरीके के ऑक्यूपेशन या किस तरीके का जॉब वो कर रहे हैं. मतलब उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या जॉब कर रहे हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, कितना पैसा कमाते हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है. एक इंटरेस्टिंग तरीका है स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ इस कंट्री इज़ बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को देख, पॉपुलेशन पिरामिड को आप देख के, पॉपुलेशन पिरामिड को देख के आप ये समझ सकते हैं बच्चा कि पॉपुलेशन की कंपोजिशन कैसी है किसी कंट्री की. ओके, और इसको आप एज सेक्स, पॉपुलेशन पिरामिड इज आल्सो नोन एज एज सेक्स पिरामिड. ओके, अब पॉपुलेशन पिरामिड क्या दिखाता है? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप, 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स, अलग अलग एज ग्रुप में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया कि बच्चे इतने, बड़े इतने, बूढ़े इतने, जवान इतने. यंगस्टर्स आर दिस मच, चिल्ड्रंस आर दिस मच, ओल्ड एज आर दिस मच. ठीक है, एंड यंगस्टर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स. उसके बाद टोटल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है उसको सब डिवाइड कर दिया जाता है मेल और फीमेल में, अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर. ओके, इसके बारे में हम एक बार पढ़ेंगे, लेकिन एक मिनट ऊपर एक छूट गया टॉपिक शायद से. या ये स्टोरी पिक्चर कह रहा है, आई टेल स्टोरीज टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन. मैं अपने बच्चों को, जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन से, उसको कहानियाँ सुनाती है. ये कहता है मैं ब्रिजेस बनाता हूँ, ये कहता है मैं गाना गाता हूँ वेडिंग्स में,
ये अपने घर का ख्याल रखती है, होम मेकर है। ये जो है मेडिसिन का रिसर्च कर रही है कि किस तरीके से कैंसर क्योर किया जा सकता है, और ये एक फार्मर है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ पोटेंशियल रिसोर्स फॉर द सोसाइटी। हर एक सोसाइटी में हर एक इंसान कहीं ना कहीं रिसोर्स होता है। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है एज अ ह्यूमन रिसोर्स, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम कह रहे थे तो पिरामिड समझ में आया। पिरामिड को 8-6 पिरामिड भी कहते हैं। इस तरीके का होता है पिरामिड। ये देखो, मेल इधर है, फीमेल इधर है, और ये एज ग्रुप है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 50, 14, ऐसे करके ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। क्या कहते हैं, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन पिरामिड के शेप से पता चलता है कि लोगों की स्टोरी क्या है, कहानियाँ क्या है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें क्या बताता है, कितनी बर्थ हो रही है। टॉप शोज नंबर ऑफ एजेड पीपल अबव 65 ईयर्स, और रिफ्लेक्ट करता है नंबर ऑफ डेथ। यहाँ पे ये कम है तो इससे क्या समझ में आ गया, डेथ कितनी हो रही है। ओके, पॉपुलेशन पिरामिड हमें ये भी बताता है कि कितने डिपेंडेंट्स है कंट्री में, कितने लोग हैं जो अब कमा नहीं पाते, अब डिपेंडेंट हो गए। 2 ग्रुप के लोग होते हैं डिपेंडेंट। एक यंग डिपेंडेंट, 15 साल के बच्चे उन माँ बाप के पैसों पे जी रहे होते हैं, तो बेचारे क्या ही करेंगे, चाइल्ड लेबरिंग तो करेंगे नहीं। आप भी एक अगर बच्चे हो तो आप भी डिपेंडेंट हो, अगर मेरी तरह एक एस्पिरेंट हो तो भी डिपेंडेंट हो। हालांकि मैं थोड़ा बहुत जॉब कर लेती हूँ तो ठीक है, बट बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं एंड स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली। और एक एल्डरली डिपेंडेंट हो गया कि जॉब वॉब किया, अब एज हो गई तो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं। पहले बच्चे उन पे डिपेंडेंट थे, अब वो बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, और दोज ऑफ द वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव। और वर्किंग एज का मतलब होता है वो लोग जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो उनको हम कहते हैं इकोनॉमिकली वो कितने एक्टिव हैं। पॉपुलेशन पिरामिड किसी भी कंट्री का हमें ये बताता है बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई, इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड द नोन। ये देख लो, यहाँ पे चौड़ी दिखेगी, यहाँ पे आपको नैरो दिखेगी। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है। सो वन थिंग इज़ ब्रॉड, वन थिंग इज़ नैरो। तो पॉपुलेशन पिरामिड किसी भी कंट्री का हमें क्या बताता है बच्चा, हमें बताता है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री, ऐसा किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड जिसमें बर्थ एंड डेथ रेट दोनों ही हाई होता है, वो बेस पे ब्रॉड होगा, नीचे चौड़ा होगा, और ऊपर जाते जाते, टॉप पे जाते जाते नैरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसी वजह से क्योंकि मेनी चिल्ड्रंस आर बॉर्न, बहुत से बच्चे पैदा हुए, लार्ज परसेंटेज उनमें जो है इन्फेंसी में, बचपन में ही मर गए। कुछ फ्यू बिकम एडल्ट्स, कुछ बड़े हो गए, और कुछ ऐसे थे जो अब ओल्ड पीपल हो गए। इस सिचुएशन को हम दिस सिचुएशन इज़ टाइपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर केन्या। ये देखो, यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसी कंट्रीज जहाँ पे डेथ रेट डिक्रीज़ हो रहा है, मरने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है, तो वहाँ का पिरामिड जो होता है वो ब्रॉड होता है यंगर एज ग्रुप्स में, बिकॉज ज़्यादातर इन्फेंट जो है सर्वाइव कर जाते हैं एडल्टहुड तक। मतलब जैसे मैं हूँ, मैं एडल्टहुड में हूँ ना, तो मैं जब बच्ची थी तो मैं अभी यहाँ तक सर्वाइव कर पाई, राइट। तो दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया। इंडिया के पिरामिड में अगर आप देखो, सच पॉपुलेशन कंटेन रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल। यहाँ पे आप देखो, काफ़ी अच्छा खासा इस पिरामिड में आपको यंग पीपल का देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि हमारा जो है स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपैंडिंग लेबर फोर्स है, ज़्यादा बढ़ता हुआ लेबर फोर्स है। जापान जैसी कंट्री जो है वहाँ पे बर्थ रेट कम है, यानी बच्चे जो पैदा हो गए वो कम हो गए, इसीलिए उसकी जो पिरामिड है वो बेस पे नैरो है। यहाँ देखो, कम है, ठीक है, नैरो है। डिक्रीज डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। और क्योंकि डेथ रेट कम है तो ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल जो है, बहुत सारे जो है ओल्ड एज तक पहुंच गए। क्या है, स्किल्ड, वो लोग जिसके पास स्किल होता है, जो स्पिरिटेड होते हैं और जो होपफुल यंग लोग होते हैं, उनका एक आउटलुक पॉजिटिव होता है। वो पॉजिटिव तरीके से फ्यूचर को देखते हैं किसी भी कंट्री का। मेरी कंट्री में अगर स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल होंगे तो हमारी कंट्री का फ्यूचर जो है उसको पॉजिटिवली वो देखेंगे। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट, हम किस्मत वाले हैं कि हमारे पास ऐसा रिसोर्स है। उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो एबल हो सके, प्रोडक्टिव हो सके, कुछ अच्छा कर सके कंट्री के लिए। So that's all for today, guys. Thank you so much for watching. We have completed this chapter, resource and development.
and don't forget to hit subscribe to the channel and like if you love watching my videos.